हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो भी हमारे पास सिलेबस में गिवन है टर्म 1 के अकॉर्डिंग, उसी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करे जाएंगे। और इससे प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 और 2 उसके भी काफ़ी एमसीक्यूज़ की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपको वो सब कुछ देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो शुरू करते हैं हम लोग ये वाली वीडियो। और अगर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसी को सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला जाता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इज। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रही होगी, बेहद इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे रट लो, घोल लो अपने दिमाग में। काफ़ी क्वेश्चंस आपको इसी टेबल से डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि ये वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है कह रहा है, हमें फाइंड नहीं करना है कह रहा है के की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारी टेबल है उसका यूज़ होगा, यानी कि सबसे पहली इक्वेशन क्या कहती है, हमारे पास जो कंडीशन है वो कहती है यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को। अगर मेरे पास जनरल फॉर्म में कुछ ऐसा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो c1 है ना, ये कांस्टेंट है, ये इक्वल्स टू के उधर पड़ा रहे तो भी ठीक है, इक्वल्स टू के इधर पड़ा रहे तो भी ठीक है, सही है। तो हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना। देखो जैसे कि यहाँ पे इक्वल्स टू के उधर कांस्टेंट पड़ा हुआ है 2, तो वहीं पे रहने दो, वहीं पे आप लोग कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। और जो दूसरा वाला है उसे भी राइट हैंड साइड पे ही पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि ये 2 आपका इधर है और ये 3 इधर भेज दिया। अगर ये दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में है तो ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो भी ठीक है, बट दोनों को एक ही जगह पे होना चाहिए। अब शुरू करो। देखो दूसरी वाली इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जनरल फॉर्म होगी। सबसे पहली कंडीशन कहती है अगर यूनिक सॉल्यूशन बनना है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है, इसको यूज़ कर लेते हैं इसमें। ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब k अपॉन 6, ये है ना a1 अपॉन a2, k अपॉन 6 बराबर नहीं आ रहा होगा डज नॉट इक्वल्स टू y वाले के जो कोफिशिएंट है। पहला वाला क्या है, -1 है, ठीक है, -1 विद साइन लेना ज़रूरी है। और नीचे वाला कितना है, -2 है, ये कैंसिल आउट हुआ। k डज नॉट इक्वल्स टू, इस 6 को उधर भेज दिया, अपॉन 2 है, कैंसिल आउट करा, कितना आ रहा है 3। इसका मतलब k डज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर k की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन ला के दे रहा है। तो k की वैल्यू क्या होगी, डज नॉट इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट है टेबल, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको कंडीशन याद है तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो याद ज़रूर कर लेना उसे। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आपके सामने नजर आ रहा होगा। कहता है इफ़ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगेन यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दोनों मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर इसके कहता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ये जो ए और बी है इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। देखो सबसे पहली इक्वेशन मेरे पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, यहाँ पे a प्लस बी ऑफ x है, यानी कि x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, y का कोफिशिएंट 2a माइनस बी है, और कांस्टेंट कितना है, प्लस का 21 है। ठीक है, दोनों ही मैंने उधर साइड को रखे तो चलेगा, ये हम कर सकते हैं। इसने बोला है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन देख लो। अगर मेरे पास ये जनरल फॉर्म है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये कहता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो ये वाली कंडीशन का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। देखो कैसे, 2 अपॉन a प्लस बी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल होना चाहिए 3 अपॉन 2a माइनस बी, 3 अपॉन 2a माइनस बी। यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव के हैं तो एज इट इज़ हम लोग उतार दे रहे हैं। इक्वल्स टू में देखो 7 अपॉन 21 एज इट इज़ मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा। अब इतनी बात हमारे पास निकल के आ गई। अब हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। बच्चों को प्रॉब्लम इसमें होती है, वो क्या करते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों को ले लेते हैं एक साथ, है ना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल्दी अगर आंसर चाहिए तो आप एक काम करो, ये जो पहला वाला है और ये जो तीसरा वाला है इसको एक साथ ले लो। देखो 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 21। अगर इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो 21 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7a प्लस 7b बन जाएगा। देखो 7 दोनों जगह से कॉमन निकाल देता हूँ और डिवाइड में भेजता हूँ, 7 6 जा कितना 42। तो मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 6 के बराबर। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी,
दूसरी वाली के लिए आप एक काम करो, इसको और इसको ले लो, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करता हूँ 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 63 इज इक्वल्स टू 7 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 14a माइनस का कितना 7b, जस्ट नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन करा जा रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन है। तो अब देखो यहाँ से मैं अगेन 7 बाहर निकाल सकता हूँ, अगर 7 बाहर निकालूंगा तो 63 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, 9 × 7 = 63 होता है, तो 9 इज इक्वल्स टू 7 बाहर आ चुका है, तो 2a माइनस का कितना b, ये मेरे पास होगी दूसरी इक्वेशन। अब कैसे करना है, यहाँ पे वो कन्फ्यूजन होता है। तो देखो आपके पास ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास है ये सिलेबस में, तो उस बात का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। देखो कैसे, 2a माइनस b इज इक्वल्स टू कितना है 9, मैंने यहाँ पे लिख दी दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड हमसे कहता है कि जो भी वेरिएबल आपको दिख रहे हैं दोनों इक्वेशन में उसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, a और b दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, अभी फिलहाल एज अ वेरिएबल का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो आप एक काम करो, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर लो, सिंपल ऐड कर लो। अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो प्लस b माइनस b कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैंसिल आउट। a + 2a कितना हो गया मेरे पास, 3a हो गया। 9 + 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो डिवाइड करोगे तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जैसे ही a इज इक्वल्स टू 5 मिला, पहली वाली जो इक्वेशन थी a + b इज इक्वल्स टू 6, वहाँ पे ले जाके 5 रख दोगे तो 6 इज इक्वल्स टू 5 + b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। 6 - 5 1 होता है, तो a 5 b 1, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर b है वो ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल्स टू 5 मिल रहा है और b की वैल्यू 1 मिल रही है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा हमें कंडीशंस ध्यान में रखनी है और उसके बाद थोड़ी सी हमारे पास कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को नोट डाउन करो अच्छे से, इसके बाद मैं तीसरा एमसीक्यू लेता हूँ। तो अगले दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने नजर आ रहा है, 3 रीड करता हूँ फिर देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगेन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, इज कंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट है, ध्यान से सुनना, इनकंसिस्टेंट बोला है, देन k इज इक्वल्स टू k क्या होगा। अब देखो हमने जो टेबल देखी हुई थी उसमें हमारे पास 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो यूनिक मिल रहा होगा, है ना, और उसका जो ग्राफ होगा ना वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो साथ के साथ ग्राफ में क्या हो रहा है वो भी मैंने लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा रिविजन हो जाए। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, और ग्राफ क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा होता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर ऐसा होगा बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और वहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ हो रहा होगा वो कोइंसाइड कर रहा होगा, कोइंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। तीसरा और आखिरी रहता है नो सॉल्यूशन का, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला। वो केस में क्या होता है, ग्राफ पैरेलल जारी होती है लाइंस, ठीक है, इतनी बातें हमें पता है। अभी जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपके सिलेबस में रिटर्न है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वही उस तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक करा है। अब देखो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन मिले, यानी कि आपको या तो यूनिक मिल जाए या फिर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाए, बट सॉल्यूशन मिलना ज़रूरी है, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कहलाएगा कंसिस्टेंट। और जो आखिरी बच गया जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये है इनकंसिस्टेंट। अब ये बताओ कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इसका पक्का नो सॉल्यूशन आ रहा होगा। अब जब ये नो सॉल्यूशन है तो इसकी कंडीशन ध्यान में रखो। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के। 3 कंडीशन ही तो हमें ध्यान में रखनी है। ये हो गई इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। लगा देते हैं, किस में लगाते हैं, देखो 3/2k-1, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है 2k-1 इक्वल्स टू होना चाहिए y वाले के कोफिशिएंट के, यानी कि 1/k-1 डज नॉट इक्वल होना चाहिए 1/2k+1 के। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे इसने हमसे मांगा कि k की वैल्यू क्या है, उसने ये नहीं मांगा k की वैल्यू क्या नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग ये वाला जो ये 2 पेयर है ना, इनको पिक करेंगे और यहाँ से k की वैल्यू निकालना। तो सॉल्व करते, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल है, आपको आता है, ये इधर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3k-3 मिल जाएगा इक्वल्स टू ये इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 2k-1। 2k को इधर भेजो, 3k-2k हो जाएगा k, -3 को इधर भेजो तो -1 + 3 कितना हो गया 2 के बराबर। तो यानी कि k की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं ये भी ध्यान में रखना है। अगर नहीं था या फिर प्रॉब्लम होती है तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो। अब दूसरा शुरू करते हैं। 4th क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन हमसे कहता है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट इफ
थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करेगा। नॉट कंसिस्टेंट, अच्छा अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो इन 4 ऑप्शंस में से क्या हो रहा होगा। तो नॉट कंसिस्टेंट का मतलब ही है इनकंसिस्टेंट होना, तो इतनी बात को ध्यान में रखना। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, इतना पक्का है कि ये है इनकंसिस्टेंट का केस है ना, इस क्वेश्चन के लिए इनकंसिस्टेंट का केस है। यानी कि क्या क्या हो रहा होगा, नो सॉल्यूशन मिल रहा होगा, ग्राफ में मुझे क्या मिल रहा होगा, कुछ पैरेलल लाइंस देखने को मिल रही होगी, और तीसरा ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। इतना हम जानते हैं नो सॉल्यूशन का केस यानी कि इनकंसिस्टेंट का। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शन है। पहला कहता है कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि एक सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो वो यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा और वो होगा कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। हैज़ मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, नहीं, ये भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में जा रहा है। ग्राफ इंटरसेक्ट और कोइंसाइड, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है अगर इंटरसेक्ट या कोइंसाइड कर रहा है तो वो अगेन क्या है, कंसिस्टेंट का हिस्सा है। आखिरी वाला बचता है, ये टिक हो गया। क्या बोला है, ग्राफ पैरेलल जाएगा, हाँ ठीक है, इनकंसिस्टेंट था, नो सॉल्यूशन था, ग्राफ पैरेलल जाने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें बस थ्योरी पता होनी चाहिए, अगर वो पता है तो हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट आपको ये टेबल ध्यान में होनी चाहिए। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ गिवन है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम गिवन रहेगी। तो वैसा ही कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। 4 ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चन नीचे नज़र आ रहा होगा। एक वर्ड प्रॉब्लम है, हमें सॉल्व करना है और हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। तो इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन हमसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ अ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। और 4 ऑप्शन है, 20 मीटर मल्टीप्लाई 16 मीटर, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये लेंथ और ब्रेथ गिवन है, ठीक है। पहली वाली लेंथ है और दूसरी ब्रेथ है, तो इसमें से कोई एक हमारा आंसर बनने वाला है। पहले तो कंडीशन बनाते हैं। उसने कहा है जो लेंथ है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो यानी कि जो विड्थ है उसको मैं x कह देता हूँ, ठीक हो गया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, ये भी ठीक है। इसके बाद उसने बोला है कि पेरीमीटर का आधा करेंगे तो वो कितना है, 36 मीटर के बराबर है। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ये भी x है, ये भी x+4 है, इन सब का मैं क्या कर देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ। एडिशन में क्या होगा, x+x कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, प्लस x+4 प्लस x+4, तो मैं इसको 2 बार ही लिख देता हूँ, देखो कुछ ऐसा, ताकि कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये क्या है, ये है पेरीमीटर, ये है पेरीमीटर इस क्वेश्चन का, यानी कि ये जो डायग्राम बना है इसका आधा, हाफ द पेरीमीटर बोला हुआ है ना, यानी इसका आधा। तो मैं अगर यहाँ पे हाफ लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे हाफ लगाना चाहिए। ये किसके बराबर है, 36 मीटर के बराबर है कह रहा है। अब इस बात को मैं सॉल्व करूंगा और अपना x निकाल लूंगा। x मिल जाएगा तो मेरे पास ब्रेथ भी मिल जाएगी, सॉरी लेंथ मिल जाएगी। ये x है ना, ये विड्थ है और ये लेंथ है। तो शुरू करते हैं। अब देखो 2x प्लस x हमारे पास कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये 2x है और बाकी ये 2x, तो 4x प्लस 4 + 4 8, 2 को इधर भेज रहा हूँ, 36 × 2 कितना हो गया, 72। 4x = 72 माइनस 8 करेंगे, 8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 64। x = 4 डिवीजन में जाएगा 16। तो ये क्या आ गई है मेरे पास, विड्थ आ गई। ध्यान देना, विड्थ है, ठीक है, विड्थ है। दूसरा क्या है, दूसरी लेंथ है। लेंथ कितनी आएगी, 16 + 4 कर देंगे, वो आ गई कितनी, 20 मीटर। तो हमारे पास आंसर कौन सा बन गया इसमें, ऑप्शन नंबर ए, टिक मार दिया गया। तो 20 × 16 ये हमारा क्या है, सही आंसर है। ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक और बार यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहता है इफ AM डज नॉट इक्वल्स टू BL देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। AX + BY = C, LX + MY = N। x और y वेरिएबल हैं, बाकी सब कुछ जितना भी दिख रहा है x का कोफिशिएंट a है, यानी ये कांस्टेंट होगा। L M B C N सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि AM डज नॉट इक्वल्स टू अगर BL के है तो बताओ इन 4 में से क्या चीज़ हो रही होगी। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या कंडीशन यूज़ करोगे, आप लोग कंडीशन यूज़ करोगे यूनिक सॉल्यूशन वाली, ठीक है। मैं पहले कर देता हूँ, फिर बताते हैं क्या है इसका लॉजिक। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन देखो क्या होती है, A/L है ना, A1/A2 होता है, डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है। हमने करा हुआ है, इस वीडियो में भी करा है, तो दोबारा से करना है। A/L डज नॉट इक्वल्स टू B/M, B/M, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, AM डज नॉट इक्वल्स टू BL मिल जाएगा।
यानी कि वही चीज़ जो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बताओ क्या हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, नो सॉल्यूशन मिल रहा है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर मे और मे नॉट अ सॉल्यूशन मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा लॉजिक लग गया कि ये वाली अगर हम कंडीशन यूज़ करते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाली, तो मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा, तो इसमें हम लोग टिक मार देंगे। तो अब आप लोग कहोगे कि आपको कैसे पता चला, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आपको तुरंत क्लिक करेगा कि इसमें हम लोग कौन सी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार वही जो टेबल है, जो कि बोल चुका हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, उसी से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इन्हें नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आखिरी के 2 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने नज़र आ रहा होगा, रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कुछ इस तरीके की गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। कहता है कि इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इन 4 ऑप्शन में से जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें कि हमें दिख रहा है ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन है, इसमें से कौन सा ठीक होगा ये हमसे पूछ रहा है। ये है इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो ध्यान में रखो, वो क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो a1/a2 यानी कि 2/2a, यहाँ ध्यान रखना ये कंप्लीट 2a कांस्टेंट का काम कर रहा है, x का कोफिशिएंट 2a है, इक्वल रहेगा b1/b2 यानी कि 3/a प्लस b इज इक्वल्स टू c1/c2 यानी कि 7/28। अब देखो आप लोग जो हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वहाँ पे a और b के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब यहाँ पे फ़ायदा इस बात पे रहेगा कि हम इसको और इसको, इन दो को क्या लें, इक्वल्स टू के बराबर लें और इनको सॉल्व करें और वहाँ से a और b की वैल्यू निकालें, मतलब रिलेशन निकालें। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b हो जाएगा, ये उधर चले गया, ये उधर चले जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 6a के बराबर। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 6a, 2a को उधर भेज देते हैं, 2b इज इक्वल्स टू 6a माइनस 2a कितना बन जाएगा, 4a, 2 से ये गया, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2a के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे पास इस कंडीशन को सॉल्व कर रहा है, देखो ये b इज इक्वल्स टू 2a, b इज इक्वल्स टू 2a, यानी कि ऑप्शन नंबर b हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। इसको ये ऐसा भी लिख सकता था, ध्यान से देखना, ऐसा b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0, तो बात एक ही है, ये लिखा जाए या फिर ये लिखा जाए, तो इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे पास रिलेशन मिल चुका है और ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे कह रहा है इफ़ 2 इक्वेशन गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, यहाँ पे लिख दी है रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कह रहा है, यानी कि उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही होगी। हमसे पूछता है कि ए और बी, अगेन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो लगभग कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट रहने वाला है, देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। तो देखो कोइंसिडेंट लाइंस है, अच्छा कोइंसिडेंट लाइंस है और ऊपर लिखा हुआ था इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, देखो दोनों बातें सेम ही तो होती है, तो देखो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन बना सकता है। देखो यहाँ पे था इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना, और इस वाले में पूछ दिया इसने कोइंसिडेंट लाइंस है, यानी कि जब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलता है तो ही तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछ रहा है, कंडीशन वही है कहने का मतलब, बट पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो कोइंसिडेंट लाइन बोला, अगेन वही सेम कंडीशन लगाएंगे जो यहाँ पे लगाई थी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो लगा लेते हैं। 2 अपॉन में a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस का 3, देखो माइनस का 3 लेना पड़ेगा, विद साइन लेते हैं, -3 अपॉन, ये भी माइनस के साथ ही आप लोग पिक करो, माइनस का a प्लस b माइनस 3, ये कंप्लीट y का कोफिशिएंट है, ठीक है, इक्वल्स टू 7/4a प्लस b। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, बट आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी अपनी कैलकुलेशन की। प्रॉब्लम कहाँ पे रहेगी वो सुन लो। प्रॉब्लम इस बात पे रहेगी कि हम इस वाले पेयर को लें, इस वाले पेयर को लें, या फिर ये स्टार्टिंग के जो 2 पेयर हैं इनको लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीनों में ही ए और बी नज़र आ रहा है। पिछले वाले में देखो सिर्फ 2 में नज़र आ रहा था, तभी तो मैंने कहा इन 2 को लो, इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ए और बी नहीं है।
यहाँ पे इन दोनों को लिया गया, यहाँ पे क्या लें, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक छोड़ दे रहा है जिसमें ए और बी नहीं है, इसमें तो तीनों के पास है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बस इतना सा फ़र्क है। आप इन दोनों को चेक करोगे, आप इन दोनों को चेक करोगे, फिर आप यहाँ तक पहुँचोगे, है ना। तो डिफरेंट पेयर लेने पड़ेंगे, बट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो मुझे पता है कि इसमें पहला वाला और ये जो आखिरी वाला है, इसको लेने पे यहाँ पर से जो रिलेशन है वो निकल के आ रहा है। रिलेशन इन दोनों को लेकर भी निकलेगा, बट वो ऐसा निकलेगा कि वो इस ऑप्शन में दिखेगा नहीं आपको, तो इस वजह से उसको नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला और तीसरा को लेंगे, मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स ऑफ, इसको इधर भेज दो, ये हो गया 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो 7 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7a प्लस कितना 7b, 7a इधर आएगा, देखो 8a माइनस 7a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, 2b उधर जाएगा, 7b माइनस का 2b कितना हो जाएगा 4b। तो a इज इक्वल्स टू 4b मुझे क्या मिल रहा है, रिलेशन में मिल रहा है। ये 4b नहीं होगा, ये 5b होगा, है ना। 7b माइनस 2b 5b होता है। तो a इज इक्वल्स टू 5b मुझे नज़र आ रहा है, जिसको कि मैं a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। अब ऑप्शन में वो मुझे a इज इक्वल्स टू 5b लिख कर भी दे सकता है, या फिर a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0 लिख कर भी दे सकता है। देखते हैं क्या ऑप्शन है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0, और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन में, अगेन मैंने बता दिया है, बट आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिस करो, कंडीशंस जितनी बताई गई हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। आगे आपको और भी वीडियो मिलेगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले इन 8 क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है। तो इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं नेक्स्ट चैप्टर या फिर इसी चैप्टर की दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे MCQs मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।